वेलकम स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर पेपर कोड A050603T, जिस पेपर का नाम है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज हम इस पेपर को देखने जा रहे हैं। ये आपका ऑप्शनल पेपर है। इसकी फर्स्ट यूनिट मैं पहले आपको करा चुकी हूँ। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर जाके इसको देख लीजिए। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2, जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन मुस्लिम सोसाइटी। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट में देखा कि जो रिफॉर्म्स थे वो हिंदू सोसाइटी में कैसे थे। अभी हम देखेंगे कि मुस्लिम सोसाइटी में भी कुछ रिफॉर्म्स हुए थे। उनमें कौन कौन से समाज सुधार के नेता थे और क्या क्या कार्य उन्होंने किए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे 1 to 15। ये इसका पार्ट 1 है। ये वीडियो आपका रहेगा टू पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 में, सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1890 में, चिराग अली के द्वारा 1888 में, या उपरोक्त सभी असत्य है। तो आपको इसमें से चूज करना है सही आंसर। गेस कीजिए इसका सही आंसर। अच्छा, मैं बता दूं आपको, ये मिसप्रिंट है। ये पेड्रियाटिक नहीं है, ये पेट्रियाटिक है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 में। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट आपको ये इसलिए लग सकता है क्योंकि आपने ये अब से पहले ये नहीं देखा है। अगर पढ़ा भी होगा तो जैसे समाज सुधार था राजा राम मोहन रॉय वाला, या आर्य समाज वाला, या थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये आपने हो सकता है कम पढ़ा हो, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आपको क्वेश्चंस इसीलिए समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए इसको थोड़ा सा इजी बनाने की। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे और समझ में भी आ जाए। जैसे यहाँ हमने बात करी है कि सर सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे और ये व्यक्ति कौन है इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए, इन्होंने शुरू किया है, सर सैयद अहमद खान ने, अलीगढ़ आंदोलन। अब इनके बारे में थोड़ा इंट्रो देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इनका जन्म हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद ये 1857 की क्रांति के समय बिजनौर में इनकी पोस्टिंग थी। ये जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसी के अंडर ये जॉब करते थे। कमिश्नर ऑफिस जो था उसमें क्लर्क के पद पे जॉब करते थे। अब पता नहीं इससे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन आपको इंट्रो में दे देती हूँ ताकि आपको फेमिलियर हो जाएं आप इसके साथ, आपको बहुत ऑकवर्ड नहीं लगे अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ने जाएं तो। तो देखिए, सर सैयद अहमद खां, उनका जन्म हुआ 1817 में दिल्ली में। ये एक महान समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे और आधुनिक भारत के निर्माता थे। जैसे उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे अलग बात ये है कि वो शिक्षा के अग्रदूत थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वे भारतीय मुसलमानों के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि प्रगति के लिए एक तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, दूसरा साइंस आना बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि अगर हम सिर्फ पढ़ें कुरान या मदरसों में शिक्षा लें तो उससे हमारा वो बौद्धिक विकास नहीं हो सकता जिससे कि हम अपनी प्रगति कर सकें। उनका मानना था कि हम इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए और थोड़ा सा साइंस वगैरह पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम अंग्रेज़ों की छत्र छाया में आ जाएंगे, और अगर हम अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो हमारे समाज का काफ़ी कल्याण होगा। तो देखिए, इनमें एक खास बात ये है, शायद क्वेश्चन भी आ जाए ये कभी, कि इन्होंने मुस्लिम समाज को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दी मुस्लिम समाज को कि देश से भी ऊपर। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि
इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को काफी जोर दिया। उसके साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा के भी ये सबसे बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि प्रगति के लिए अंग्रेजी भाषा और विज्ञान सीखना अनिवार्य है। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है वो ये किया है कि इन्होंने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1920 में ये जो कॉलेज है ये कन्वर्ट हो गया यूनिवर्सिटी में, और इसी यूनिवर्सिटी का नाम हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज भी आप अलीगढ़ में पाएंगे एएमयू के नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पाएंगे। तो अगर बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा कि बताइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। तो आप कह सकते हैं कि वो उसकी स्थापना किसने करी है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। हालांकि पहले उसका नाम क्या था, पहले उसका नाम था मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके अलावा अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की है उन्होंने 1888 में। ठीक है, तो उन्होंने 1875 में पहले अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये सब है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उनके माध्यम से मैं आपको बताती रहूंगी कि उन्होंने और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी है, या उन्होंने किस किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की स्थापना करी है। तो कॉलेज या एजुकेशन के उसमें देखें तो इनका यही सबसे इम्पोर्टेंट है, एएमयू। और अलीगढ़ आंदोलन, इन्होंने जो आंदोलन का नेतृत्व किया था इसका उद्देश्य क्या था आपको अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। मैंने बताया भी है कि वो चाहते थे कि साइंस पढ़ें और इंग्लिश पढ़ें, ताकि जो समाज थोड़ा सा पिछड़ गया है, जो सिर्फ मदरसे और कुरान की ही शिक्षाओं पे आधारित है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके उसमें इंग्लिश और साइंस एजुकेशन दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो समाज में फैली कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का भी काम किया। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एक पत्रिका है जिसका नाम है तहजीब उल अखलाक। क्या नाम है, आप उसको मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर अभी आप सुनोगे एग्जाम में आएगा तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो बोलिए उनके पत्रकारिता या उनका जो लेखन था उसमें उनकी पत्रिका का नाम था जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। और एक थी असबाब ए बगावत ए हिंद। तो एक क्या हो गई पत्रिका, तहजीब उल अखलाक, और एक हो गई असबाब ए बगावत ए हिंद। तो ये जो असबाब ए बगावत ए हिंद है ये एक पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है 1857 के विद्रोह के कारण। अभी देखिए, मैंने बताया आपको कि 1857 की क्रांति के दौरान ये बिजनौर में क्लर्क के पद पर काम कर रहे थे, और अपनी नज़रों से, क्योंकि इनको लिखने का शौक था, तो इन्होंने जो देखा उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जर्व करके, जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बेस पे इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। आपको इसका नाम थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो जैसे आप पहले याद करते हुए आए हैं कि संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती उनकी है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि तहजीब उल अखलाक जो पत्रिका है वो सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। उसके अलावा असबाब ए बगावत ए हिंद ये एक पुस्तक है जो 1857 की क्रांति पे लिखी गई है, वो भी इन्होंने ही लिखी है। ये समझ आया। थोड़ा सा और इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कुरान की व्याख्या तर्क और विज्ञान के आधार पर की। आप देखोगे ना, कोई भी बुक अगर आप पढ़ने जाओ तो आपका सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। कोई उसको अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेगा, कोई उसको अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि ये चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन और साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो ये इन्होंने जो कुरान पर टीका लिखी है, कमेंट्री लिखी है, तो वो भी उन्होंने उसी नज़रिए से लिखी है। कैसे, उन्होंने उसमें लॉजिक और साइंस दोनों पे नज़र डालने की कोशिश करी, और उसमें ही उन्होंने कहा कि पीरी मुरीदी जैसी पुरानी प्रथा ठीक नहीं है। यानी कि उन्होंने विरोध किया किसका, पीरी मुरीदी। अब ये पीरी मुरीदी क्या है,
देखिए, पीर का मतलब होता है गुरु और मुरीद का मतलब होता है शिष्य। तो उन्होंने इस पीरी मुरीदी जो प्रथा है उसका विरोध किया, और उन्होंने एक अलग नजरिए से कुरान को देखने की कोशिश करी, जो उन्होंने बहुत ही तार्किक यानी कि लॉजिकल और साइंटिफिक आधार पे की। अच्छा, अब इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के साथ कैसा संबंध था उनका। अभी जब मैं आपको बता रही हूँ कि वो चाहते थे कि हम इंग्लिश एजुकेशन को प्राप्त करें, हम साइंस पढ़ें, तो सीधी सी बात है कि वो अंग्रेज़ों के समर्थन में थोड़े से तो थे। तो 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच कड़वाहट को दूर करने का प्रयास किया, ताकि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा का लाभ मिल सके। अच्छा, अब ये बात कहाँ से आ गई है? आप देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही वर्ग काफ़ी अच्छे से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, बढ़-चढ़ कर भाग लिया। तो उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश सरकार नाराज़ हो जाए, मतलब मुस्लिम वर्ग से नाराज़ ना हो जाएँ ये। इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और कड़वाहट को दूर करने का काम किया, और ताकि जो मुस्लिम्स हैं उनको सरकारी नौकरियों में जगह मिलती रहे और वो ब्रिटिश सरकार के कृपा पात्र बने रहें। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, फैक्ट्स तो इससे रिलेटेड बहुत सारे हैं। बताने को मैं बताने लग जाऊँ तो मुझे लगता है आधा घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसको अभी जितना बताया है, उसको याद रखें, थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो जाएँ। जब आप पर्सनैलिटी से फ़ैमिलियर हो जाएँगे, तो आपको क्वेश्चन्स ना तो अजीब लगेंगे, ना आपकी शिकायत ये रहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इसी के साथ-साथ क्वेश्चन आते जाएँगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। बाकी आप एक काम कीजिए कि जहाँ आप कॉपी, पेन, पेपर लेके बैठे हैं, एक लाइन बना लीजिए। उसमें इधर तो खैर आप 1 2 3 करके क्वेश्चंस का आंसर देते ही जाएंगे। दूसरा जो आप साइड में लिख रहे हैं, वहाँ जो मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करते चलिए। आप उसको नोट करते चलेंगे तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका एक ही क्वेश्चन से भी कम 10 या 12 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे इसमें मैं क्या करूँगी, आपका पुराना रिवीजन होता रहे उसकी भी कोशिश करूँगी। बाकी ये जो मैंने बताई है इसको आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो एक क्विक रिवीजन मैं दे देती हूँ कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एक कॉलेज की स्थापना की, जिसको नाम बदल करके बाद में एएमयू के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उनकी दो किताबें हैं, तहजीबुल अखलाक और असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद 1857 से रिलेटेड एक बुक है। और क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान ये कहाँ थे? तो जिस समय 1857 की क्रांति चल रही थी, इनकी पोस्टिंग बिजनौर में थी। जन्म इनका दिल्ली में हुआ था। फिर ये 1800 आई थिंक 76 के बाद आ गए थे। 76 76 या 78 के आसपास ये परमानेंट रूप से आ गए थे अलीगढ़ में। और इनका मोटो क्या था? इनका मोटो था कि जो रूढ़िवादी जो हो गया है समाज, मुस्लिम समाज खासकर, इनका पूरा फोकस मुस्लिम समाज पे ही था। तो जो रूढ़िवादी हो गया उसको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाया जाए, उसको इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए, उसका साइंटिफिक माइंड बनाया जाए, जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि जो लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार की नौकरी में, यानी कि उस टाइम की सरकारी नौकरी वही है, तो ब्रिटिश सरकार की नौकरी में वो लोग आकर के अपना पार्टिसिपेशन कर पाएं और अपना कल्याण कर पाएं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसने मुस्लिम समाज को देश के ऊपर रखा? राजा राम मोहन रॉय ने, मोहम्मद हजरत मोहानी ने, सर सैयद अहमद खान ने, या उपरोक्त में से किसी से नहीं? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें सर सैयद अहमद खान क्यों जोड़ रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम, इनको उपाधि दी गई थी, अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दी थी। तो उनको सर सैयद अहमद खान भी लिख सकते हैं और सैयद अहमद खान भी लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि नाम गलत हो गया। तो आई थिंक आप इसको आसानी से कर पा रहे होंगे अगर आपने पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां। तो इनका इंट्रो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में दे ही चुकी हूँ, अभी तो देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि दोबारा इनका इंट्रो चाहिए तो थोड़ा सा उसको बैक कीजिए, उसको देख लीजिए। तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां।
चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया? चिराग अली ने 1888 में, मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में, मोहम्मद कासिम ने 1888 में, या उपरोक्त सभी ने? आपको बताना है कि अहमदिया आंदोलन का शुरुआत कब और किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में। तो ये तो आपको नोट करके रखना पड़ेगा। बाकी इसका थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ कि अहमदिया आंदोलन क्या था। तो अहमदिया आंदोलन था 19वीं शताब्दी के अंत में। अच्छा, शताब्दी का मतलब आप समझिए, अभी चल रही है 21वीं शताब्दी और सन है 2026। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, बात करेंगे हम 19वीं शताब्दी की, तो उसमें यानी कि 1801 से लेकर के 1899 तक के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा उसको बोलेंगे 19वीं सदी। इतना समझ में आया? तो अगर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में शुरू हुआ था, तो इसका मतलब है कि 1801 से लेके 1899 के बीच में कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। और आप इधर देख ही पा रहे हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि 19वीं शताब्दी का अंत, तो 19वीं शताब्दी का अंत का मतलब हुआ 1889 यानी कि 1889। और ये भी एक इस्लामी धार्मिक और सुधारवादी आंदोलन था। ये आप समझ ही चुके हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान पे इसकी स्थापना की थी। देखिए, कादियान नामक स्थान पे स्थापना हुई थी, इसलिए इसको कभी कभी कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इससे आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक आंदोलन के दो तीन नाम आपको दे मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे पीछे हमने पढ़ा अभी, सैयद अहमद खां का क्या है, अलीगढ़ आंदोलन। कभी भी आपको आए अलीगढ़ आंदोलन तो आप तुरंत समझ जाइए कि सर सैयद अहमद खां से रिलेटेड है। अभी हम बात कर रहे हैं अहमदिया आंदोलन की। तो अहमदिया आंदोलन तो इसको इसलिए भी कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत करी है मिर्जा गुलाम अहमद ने। अब क्योंकि इसकी स्थापना हुई है पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान पे, तो कादियान नामक स्थान पर ही है, इसके लिए इसको कादियान आंदोलन भी कह दिया जाता है। इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं इसकी प्रकृति क्या है। देखिए, जैसे हमने देखा पहले सर सैयद अहमद खां वाले अलीगढ़ आंदोलन में, वो चाह रहे थे कि जो मुस्लिम हैं वो क्या करें, वो इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त करें, वो साइंस की एजुकेशन प्राप्त करें। इससे क्या होगा कि वो अपना जो कॉपरेट कर पाएंगे अंग्रेजों के साथ, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और उसकी वजह से वो उनका कल्याण हो जाएगा। और आप देखेंगे तो बाद में जाके 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी जाता है। चलिए उसको बाद में देखते हैं, अभी मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। ये एक सुधारवादी आंदोलन था जो उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इसका उद्देश्य था इस्लाम के असली स्वरूप को बहाल करना और मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देना। तो ये भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही है। तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी पुरानी रूढ़िवादिता से थोड़ा निकलिए, आधुनिक एजुकेशन जो है, मॉडर्न एजुकेशन को ग्रहण कीजिए, और थोड़ा सा वैज्ञानिक प्रगति को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मुजाहिद कहा। मुजाहिद होता है पुनरुत्थानवादी। और इन्होंने खुद को मसीहा भी कहा, इन्होंने खुद को मेहदी भी घोषित किया। और कुछ टाइम बाद तो इन्होंने खुद को ईसा मसीह का पुनरागमन बोला बोला कि मतलब कि मैं उनका अवतार हूँ। जैसे सुना होगा ना आपने कई बार, अवतारवाद की भावना जो होती है, इस टाइप से उन्होंने इस बात को बोला, इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद ने। और फिर मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मुजाहिद बोला, मसीहा बोला, ईसा मसीह का पुनरागमन बोला, खुद को इन्होंने पैगंबर साहब के तुल्य भी माना। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये खुद को कृष्ण का अवतार भी बताने लग गए। तो उसकी वजह से खैर हुआ ये कि धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन इसकी कुछ शिक्षाएं थी, वो ये थी कि इन्होंने जिहाद के बजाय प्रेम, सहिष्णुता और मानवता की सेवा के माध्यम से इस्लाम में शांतिपूर्वक प्रसार पर जोर देता है। इन्होंने कहा कि हाँ, आप इस्लाम का प्रसार जरूर कीजिए, लेकिन उसके लिए ना तो आप युद्ध कीजिए, ना ऐसे घृणा से कीजिए, जो करना है प्रेम से, सहिष्णुता से और मानवता की सेवा के माध्यम से आप इसका यानी कि इस्लाम का शांतिपूर्ण प्रसार कर सकते हैं। इन्होंने अंतरधार्मिक शांति और मानवता के सार्वभौमिक भाईचारे को समर्थन दिया, जो काफी हद तक ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के समान था।
आप देखेंगे ब्रह्म समाज की बात अगर हम करें तो ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने स्थापित किया था। उनका भी उद्देश्य यही था, उनका भी मानना था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानव मानव सेवा को वो सबसे ऊपर रखते थे। तो मुख्य धारा के मुस्लिम समुदाय के कई लोग अहमदिया मान्यताओं को विधर्मी मानते थे। अब वो मानेंगे ही जब ये खुद को कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का भी अवतार हूँ, मैं ईसा मसीह का भी अवतार हूँ और मैं क्या पैगंबर साहब का रूप हूँ मैं। तो इसकी वजह से कुछ लोगों ने इनको अपोज करना शुरू कर दिया, तो इनको विधर्मी मानने लग गए क्योंकि वे अपने आप को पैगंबर मानने लग गए थे। और उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम मोहम्मद को अंतिम, मतलब इस्लाम में आप देखेंगे कि अंतिम जो पैगंबर हैं वो वही हैं, लेकिन उन्होंने खुद को मान लिया कि मैं पैगंबर हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हुआ, क्लैशेस हुए, थोड़े झगड़े वगड़े हुए और बाद में धीरे धीरे शांत हुआ। फिर 1914 में आप देखेंगे तो ये आंदोलन दो समूह में बट गया, एक तो कादियानी और लाहौरी। अब कादियानी कौन थे? जो मिर्जा गुलाम अहमद को पैगंबर मानते थे वो तो हो गए कादियानी, और जो उन्हें मानते थे कि नहीं ये एक मनुष्य ही है वो थे लाहौरी वर्ग के थे, उनको लाहौरी कहा जाने लगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 1889 में शुरू तो हुआ, लेकिन 1914 तक ये दो भागों में बट गया। कादियानी, कादियानी कौन सा था? जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद को पैगंबर मानते थे, और दूसरा जो वर्ग था उसका नाम था लाहौरी, और ये खुद को मतलब उनको मानते थे कि जो मिर्जा गुलाम अहमद हैं ये एक सिर्फ समाज सुधारक ही थी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फिर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मीर नासिर अली, मोहम्मद कासिम ननोतवी, शाह अब्दुल्ला या सैयद अहमद बरेलवी? गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद बरेलवी। तो इसको देखें तो इसकी स्थापना भी 19वीं शताब्दी के आसपास ही हुई है, 19वीं शताब्दी में ही हुई है। ये एक पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलन था। अच्छा, एक दो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, एक तो पुनरुत्थानवादी है, एक और है। तो आप ऐसे समझ के कोशिश कीजिए इसको कि कुछ समाज सुधारक तो ऐसे आएंगे जो चाहेंगे कि हमारे धर्म में कुछ रूढ़ियां आ गई हैं, हमारे धर्म में कुछ रूढ़ियां आ गई हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ समाज सुधारक कहेंगे कि इनमें ही थोड़ा सा ना हम सुधार कर देते हैं। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, अभी स्वरूप बिगड़ गया है धर्म का, पहले ही अच्छा था, पहले ही अच्छा था तो आप पुराने तरीके से चलो, यानी कि पहले जो था। जैसे आप देखेंगे आर्य समाज, आर्य समाज क्या कहता है? आर्य समाज कहता है कि अभी बहुत स्थितियां बिगड़ गई हैं, वैदिक टाइम पे स्थिति बहुत अच्छी थी, तो आप क्या करें कि जो वैदिक टाइम के वैल्यूज थे उनको फॉलो करें। तभी तो दयानंद सरस्वती कहते हैं वेदों की ओर लौटो। तो इसी तरीके से कुछ आपको मिलेंगे ऐसे जो वापस लौट आना चाहेंगे, कुछ मिलेंगे ऐसे जो आगे प्रोग्रेस करना चाहेंगे। तो ये देखेंगे तो ये एक पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलन था। ये मूल रूप से धार्मिक शुद्धि के लिए शुरू हुआ था, लेकिन ब्रिटिश विरोधी संघर्ष का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई आपको। जब हम बात कर रहे थे सर सैयद अहमद खां की, तो वो इस तरीके से थे कि उन्होंने कांग्रेस का भी समर्थन नहीं किया था। इनफैक्ट वो कांग्रेस के विरोधी थे। ठीक है, जो सर सैयद अहमद खां थे वो कांग्रेस के विरोधी थे, इस बात को आप याद रखेंगे। अभी आगे कुछ आएगा क्वेश्चन तो मैं बता दूंगी, पर मैं भूल गई थी, अभी इसको बता दे रही हूँ कि सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के विरोधी थे। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं अपने इसी टॉपिक पे। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी, इनका नाम ही है बरेलवी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि बरेली से रिलेट कर रहे हैं। वे अरब के मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित थे। ये आंदोलन मुख्य रूप से 1820 के दशक में शुरू हुआ और 1870 के दशक तक सक्रिय रहा। भारत में इनका केंद्र कहाँ है? देखिए, हैं ही भले ही बरेली के, लेकिन इनका जो केंद्र है, इनके आंदोलन का केंद्र है वो है पटना, जो कि बिहार में पड़ता है। यहीं से इन्होंने अपनी गतिविधियों का संचालन किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तक भी फैला हुआ था।
अभी हम इस आंदोलन के उद्देश्य देखने की कोशिश करें तो उनका उद्देश्य था, पहला तो था धार्मिक सुधार। इस्लाम में सदियों से जो कुरीतियां आ गई थी, अंधविश्वास आ गए थे, गैर इस्लामी प्रथाएं आ गई थी, उन सबको बंद करना चाहते थे इस आंदोलन के लोग। उसके अलावा जो इनका राजनीतिक उद्देश्य था वो था भारत को ब्रिटिश शासन को कहा उन्होंने दार उल हर्ब से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे। देखिए ये कंसेप्ट है दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में तो मैं नहीं जा रही हूँ, बस मैं थोड़ा सा आपको इतना समझा देती हूँ कि दारुल हर्ब का मतलब है कि किसी और का शासन है, यानी कि इस्लाम से अलग कोई शासन है। और दारुल इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम का ही शासन है। तो वो चाहते थे कि ये जो बाहर से आ गए हैं ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, इनको यहाँ से बाहर खदेड़ दिया जाए और पूरे भारत में इस्लाम का शासन हो। तो इसीलिए इनका उद्देश्य था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना करना। हो सकता है आगे क्वेश्चन बने कि बताइए इनमें से कौन सा आंदोलन था जो चाहता था कि भारत दारुल हर्ब से मुक्ति पाकर दारुल इस्लाम बने। तो आपका आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। ठीक है। इसके अलावा जो सर सैयद अहमद बरेलवी थे, इन्होंने सिखों और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का भी आह्वान किया। अच्छा, पहले इन्होंने पंजाब में किया था सिखों के लिए, और बाद में इन्होंने अंग्रेजों के लिए भी सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया। आई थिंक आप सशस्त्र विद्रोह समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता देती हूँ कि इनका मानना था कि हम हथियार ले लेते हैं और हथियारों से लड़ने की कोशिश करते हैं, इसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। ठीक है। अब कुछ घटना भी हुई हैं, आई थिंक वो बताना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो बाकी आप इसको इतना ही समझ के चलिए कि वहाबी आंदोलन क्या था, इसके कब शुरू हुआ था। तो शुरू हुआ 1820 से चला, 1870 तक चला। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी। दूसरा इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो पुरानी रूढ़िवादिता आ गई है उनको खत्म कर दिया जाए, और जो दारुल हर्ब है उसको दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाए। इसके अलावा वो सशस्त्र विद्रोह के लिए भी तैयार थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खां, मौलाना शिबली नोमानी, शाह अब्दुल्ला या चिराग अली। इसको बड़ा इजीली आप कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। मैं बार बार आपको बता रही हूँ और फिर से बता देती हूँ कि सर सैयद अहमद खां के दो ही उद्देश्य थे, एक तो इंग्लिश एजुकेशन देना, दूसरा साइंटिफिक एम्पावरमेंट बनाना। तो इसमें से साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी वही करेंगे। क्यों? मुस्लिम समाज को शिक्षित करने के लिए विज्ञान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बराहीन ए अहमदिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शिबली नोमानी, मिर्जा गुलाम अहमद, चिराग अली, सर सैयद अहमद खां। यू कैन डू इट इजीली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा गुलाम अहमद। तो मिर्जा गुलाम अहमद की बुक का क्या नाम है? बराहीन ए अहमदिया। समझ पा रहे होंगे आप किनकी बात यहाँ चल रही है? उन्हीं की बात यहाँ चल रही है जिन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत करी थी। उन्हीं की बात चल रही है जिन्होंने युद्ध के बजाय प्रेम और सहिष्णुता और मानवता की सेवा के माध्यम से इस्लाम के प्रसार पर जोर दिया था। उन्हीं की बात चल रही है जो खुद को पैगंबर साहब का अवतार, यानी कि खुद को पैगंबर का रूप ही मानते थे, खुद को कृष्ण का अवतार भी घोषित कर दिया था, खुद को उन्होंने ईसा मसीह के रूप में भी स्थापित कर दिया था। उन्हीं की बात चल रही है। तो उन्हीं ने लिखी है बुक, कौन सी? बराहीन ए अहमदिया। और इन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? अहमदिया आंदोलन की स्थापना करी थी। कब? 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन का मानना था कि भारत को दारुल हर्ब का नहीं बल्कि दारुल इस्लाम होना चाहिए? आप इसको काफी इजीली कर पाएंगे। तो मैं एक बार ऑप्शन बोल देती हूँ, बाकी स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तुरंत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाबी आंदोलन। तो अभी मैंने बताया ही आपको, पीछे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर। वहाबी क्वेश्चन नंबर 8, वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ
शिक्षा में सुधार के लिए, देश में स्त्रियों की दशा को उच्च बनाने के लिए, पतनशील मुस्लिम समाज में सुधार के लिए, या डी कह रहा है उपरोक्त सभी सत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पतनशील मुस्लिम समाज में सुधार के लिए। तो इसके बारे में मुझे लगता है दोबारा तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन चलाया गया था बंगाल की अराजकता को समाप्त करने के लिए, पंजाब के सिखों का विरोध करने के लिए, देश की आजादी के लिए, या उपरोक्त सभी असत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब के सिखों का विरोध करने के लिए। देखिए मैंने आपको बताया ही था कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था क्या, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना। और इसके लिए इन्होंने एक सशस्त्र विद्रोह भी शुरू किया था, जिसका उपयोग पहले तो इन्होंने पंजाब में सिखों के विरुद्ध किया था, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए भी यानी कि ब्रिटिश सरकार के लिए भी इसी को कंटिन्यू रखा। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब के सिखों का विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या देवबंद आंदोलन की स्थापना का उद्देश्य था? कुरान की शिक्षा का प्रसार, जिहाद की भावना बनाए रखना, हदीस की शिक्षा का प्रसार, या ये सभी। गेस कीजिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो यानी कि जो ये देवबंद आंदोलन की बात हम कर रहे हैं, इसमें ये सभी बातें ठीक है। तो क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देवबंद आंदोलन, सबसे पहले तो आप समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन अगर इसमें से बनेगा कि देवबंद है कहाँ। तो देवबंद है सहारनपुर में। सब याद रखिए इसको। तो 19वीं शताब्दी में भारत में मुस्लिम उलेमाओं द्वारा किया गया एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ये मुख्य रूप से एक धार्मिक और शैक्षिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज का नैतिक और धार्मिक उत्थान करना था। इसकी जो आंदोलन की शुरुआत हुई है वो हुई है 1866 में। अगर आप इसकी पूरी डेट देखना चाहें तो वो होगी 30 मई 1866, यानी कि 30 मई 1866, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में हुई थी। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही। सहारनपुर में आप देखेंगे तो एक आई थिंक डिस्ट्रिक्ट भी है गंगोह नाम से। ये तो मुझे नहीं पता डिस्ट्रिक्ट है या कोई गांव है, लेकिन गंगोह नाम की एक जगह है। तो सहारनपुर में यानी कि देवबंद आंदोलन के दौरान दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। कौन कौन थे वे? उनमें से एक का नाम था मोहम्मद कासिम ननोतवी और दूसरे का नाम था राशिद अहमद गंगोही। अच्छा, इन्होंने इसको शुरू कैसे किया, इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की? तो इन्होंने इसकी स्टार्टिंग के लिए एक मदरसा टाइप कह लो या फिर कह लो एक शैक्षणिक संस्थान बनाया। जैसे उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने एएमयू की स्थापना की थी, लगभग वैसे ही मान के चलिए। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था दारुल उलूम देवबंद। नाम सुनिए इसका दोबारा, दारुल उलूम देवबंद। ये एक इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान था जो आज भी विश्व भर में फेमस है काफी। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना। शुद्ध मतलब जो ठीक है, जो एग्जैक्ट है, ऐसा नहीं है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाए। और समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है, गैर इस्लामी प्रथाएं हैं, इन सबको हटाना। इस आंदोलन ने मुस्लिम संस्कृति पर पड़ रहे जो पश्चिमी सांस्कृतिक और आधुनिकतावादी प्रभाव थे उनका कड़ा विरोध किया। इस तरीके से समथिंग समथिंग रूढ़िवादी, इनका मानना था कि जो भी पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो इंग्लिश एजुकेशन का है, चाहे वो कुछ भी है, उसको वो कड़ा विरोध करते थे उसका। उनका कहने का मतलब था कि जैसा कुरान और हदीस में कहा गया है उसी के अनुसार हम आचरण करें। ये जो फेमस बात थी वो थी देवबंद आंदोलन की। इस आंदोलन में तो ये इसका विरोध कर ही रहे थे। खैर उसके अलावा क्या कर रहे थे, अब आप देखेंगे कि इनकी जो मूल शिक्षाएं हैं, इसके अलावा ये उपनिवेशवाद का भी विरोध करते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अलीगढ़ आंदोलन है सर सैयद अहमद खां का, उससे ये किस तरह अलग है। सबसे पहली बात कि वो चाहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन और साइंस का प्रोग्रेस हो, एजुकेशन दिया जाए मुस्लिमों को उनकी प्रोग्रेस के लिए।
जबकि ये चाहते हैं कि नहीं, कुरान और हदीस को ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये समर्थक हैं, यानी कि जो सर सैयद अहमद खां हैं, ये समर्थक हैं ब्रिटिश साम्राज्य के या उपनिवेशवाद के, जबकि ये बिल्कुल विरोधी हैं। और इसी में आप अंतर देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के विरोधी हैं, जबकि जो देवबंद आंदोलन के नेता हैं वो कांग्रेस का काफी समर्थन करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके कुछ घटनाएं ही भी हैं, जैसे इन्होंने रेशमी पत्र आंदोलन चलाया था। उसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सक्रिय आवाज को उठाया जा सके। तो इतना आपको समझ आया होगा। चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या अहमदिया आंदोलन की स्थापना के उद्देश्य थे? मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों की समाप्ति, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना, या ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो अहमदिया आंदोलन जो था, अहमदी आंदोलन मुस्लिम समाज में जितनी भी कुरीति थी उनको भी हटाना चाहता था, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना चाहता था, धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना चाहता था। तो ये सब अहमद आंदोलन के स्थापना के उद्देश्य थे। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मुसलमानों को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय दिया जाता है? सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना शिबली नोमानी, या मिर्ज़ा गुलाम अहमद? तो इसको काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां क्या चाहते थे? इंग्लिश एजुकेशन को देकर के मुस्लिम समाज को, और उनको साइंस पढ़ा करके, यानी कि जो भी आधुनिक शिक्षा है उसमें शिक्षित करके आधुनिकीकरण की ओर ले जाया जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका? वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, कादियानी आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, वहाबी आंदोलन। तो जो वहाबी आंदोलन था उसको क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया था, और उसकी वजह से ये वहीं पे रुक के रह गया और आगे ये नहीं चल पाया। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाबी आंदोलन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अखिल भारतीय मुस्लिम महिलाओं की सभा कब शुरू होने लगी? आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन की सभा कब शुरू होने लगी? 1912, 1914, 1913, या 1916? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1914। तो मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको कहा जाता था अंजुमने ख्वातीन ए इस्लाम, क्योंकि ख्वातीन कहा जाता है आई थिंक लेडीज को, तो इसलिए इसका नाम अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम भी था। और इसका काम क्या था? इसका काम था भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए गठित एक ऐतिहासिक संगठन बनाना। इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी भोपाल की बेगम। क्या नाम था भोपाल की बेगम का? सुल्तान जहां बेगम। याद रखिए, 1914 में भोपाल की बेगम, जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, उनकी अध्यक्षता में कुछ और भी लेडीज थी, महिलाएं थी, जैसे बेगम वाहिद, अबरू बेगम और बेगम शफी। 3 नाम मिले आपको। बेगम वाहिद, अबरू बेगम और बेगम शफी जैसी प्रखर महिलाएं इसकी कमान संभाले हुए थी। इनका काम था क्या? देखिए, अगर बात आएगी कभी भी मुस्लिम समाज में कह लो या हिंदू समाज में कह लो, जब कभी भी महिलाओं की सभा शुरू होनी है, महिलाओं के कल्याण की बात आएगी, तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, जैसे देखोगे तो महिलाओं को उस टाइम पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो इस पे बात करेंगे कि शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया इन्होंने। बाल विवाह और बहु विवाह के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। तो मुझे लगता है ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाल विवाह क्या होता है और बहु विवाह क्या होता है। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, शिक्षा के बारे में उन्होंने सपोर्ट किया, महिलाओं के लिए स्कूल खोला,
और उसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया। 1920 के सम्मेलन में बेगम जहानारा शाहनवाज ने बहुविवाह को इस्लाम विरोधी बताया और उसके खिलाफ उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जो उनके लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। यानी कि आप देखेंगे जो 1914 में इन्होंने भोपाल की बेगम, जिनका नाम है सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने जो शुरू किया था अखिल भारतीय मुस्लिम महिलाओं की सभा, उसमें इन्होंने इसी में मतलब अपने इसी जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है इसी में एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि बहु विवाह इस्लाम विरोधी है और इसको उन्होंने काफी मतलब क्या बोले तो इनका विरोध काफी किया, और इस विरोध की वजह से आप देखेंगे उस टाइम पे इस बात को उठाना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हो जाता है। ऐतिहासिक संगठनों के अलावा और भी कई सारे हैं जो मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स विमेंस के लिए काम करते हैं, जैसे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, तो खैर 2011 में आया है। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संघ, तो ये सब है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आपको याद रखना है, 2-3 बातें याद रख लीजिए कि 1914 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना किसने करी है? बेगम, भोपाल की बेगम ने करी है। उसके अलावा 2-3 और लेडीज इनके साथ हैं, उनका नाम भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1914। तो अभी हम देखने जा रहे हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। खाकसार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? चिराग अली, शाह वली उल्लाह, इनामतुल्ला खां या अल्ताफ हुसैन हाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इनामतुल्ला खां। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए खाकसार, अगर आप इसको नाम समझने की कोशिश करें तो इसका नाम ही लगेगा ना, मिट्टी से जुड़ा हुआ, रिलेटेड टू सॉइल। ये ब्रिटिश भारत का अत्यंत अनुशासित और अर्धसैनिक समाज सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। किसने की थी? इनायतुल्ला खां। इनका पूरा नाम था इनायतुल्ला खां मशरिकी, और ये की थी इन्होंने लाहौर में। ठीक है, इसमें याद रखिए 3 बातें। 3 बातें क्या कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई है लाहौर में, इसकी शुरुआत करी है इनामतुल्ला खान ने, और इसकी स्थापना हुई है 1931 में। इसके जो सदस्य थे वो खाकी वर्दी पहनते थे और हमेशा अपने साथ एक बेलचा रखते थे। बेलचा श्रम, समानता और विनम्रता का प्रतीक था। और ये एक आंदोलन अपनी कठोर सैन्य ड्रिल और परेड के लिए जाना जाता था, यानी कि ये वर्दी, खाकी वर्दी तो पहनते ही थे, उसके अलावा ये देखो भी परेड भी करते थे, मतलब काफी डिसिप्लिन्ड रहते थे। इनका लक्ष्य था मुस्लिम समाज में आत्मसम्मान और एकता पैदा करना। इसके अलावा इन्होंने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया। ये अखंड भारत के समर्थक थे, जहाँ भी धर्मों इनका मानना था कि जो अखंड भारत एक ऐसा हो जहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल के एक साथ रहें। उनका मानना था कि इस्लाम का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि समाज की सेवा और अनुशासन है। तो इस तरीके से आप देख पाए कि खाकसार आंदोलन क्या है। खाकसार आंदोलन 1931 में लाहौर में शुरू किया गया है, जिसको इनामतुल्ला खान ने शुरू किया था। इसके अलावा ये एक अर्धसैनिक आंदोलन भी था, यानी कि अपनी मिलिट्री भी रखते थे, और इसके जो भी अनुयायी थे या इसका जो भी इसके मतलब समझ लीजिए कि जो शामिल थे इसमें, वो खाकी वर्दी पहनते थे। तो ठीक है, आपको इतना समझ आया होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। आप ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए, तब तक के लिए